हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पॉलिटिकल हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर देखेंगे और इसके बाद इसमें वही आपके बचेंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हैं और कुछ दो तीन साउथ की डायनेस्टीज़ हैं जो जैसे ना वो हमने गुप्ता में कवर की हैं, ना हमने पोस्ट गुप्ता में कवर की हैं और ना मौर्यन में ना पोस्ट मौर्यन में। तो उन सभी को हम कवर करेंगे अलग से। प्रशासन को आपको अलग से मिल जाएगा और हाँ, स्पेशली जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है जिसको हम आर्ट एंड कल्चर जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो कल्चरल हिस्ट्री है हमारी एंशिएंट, वो आपको हम अलग से देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें कोर्स बूस्टअप करना है तो अभी यहाँ से हम ये कंप्लीट करेंगे जो आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड है और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सीधे मेडिएवल हिस्ट्री पे और बीच बीच में आपको एंशिएंट के जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो इस लाइनअप में टच नहीं हुए हैं उसको हम अलग से आपको बताते रहेंगे। और हमने आपको बताया था कि जब हम पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं यानी गुप्तोत्तर काल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसको हमने आपको बताया था कि दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो था नॉर्थ इंडियन वाला कि हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया इन पोस्ट गुप्ता पीरियड, और दूसरा पार्ट था हमारा हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी आपकी जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम की, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। और बाकी किसी भी चीज़ के लिए आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और यहाँ से हम अब बूस्टअप करेंगे। हम कल आपको मॉर्निंग में इन्वायरमेंट का कोशिश करेंगे कि कल मॉर्निंग में, नहीं तो कल इवनिंग में आपको इन्वायरमेंट हम शुरुआत कर देंगे। ठीक है, उसमें हम शुरुआत करेंगे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन से, यानी कि जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं पहले हम उनको समझेंगे। जैसे स्टॉकहोम हो गया, है ना, आपका जो है क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऐसे 35 टोटल डेवलपमेंट्स हैं इन्वायरमेंट के। ठीक है, 35 हैं, उनको हम पूरे 35 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। और उधर क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट में, देन हम इन्वायरमेंट को फिर वो जो बायोडाइवर्सिटी और जो भी उसके टर्मिनोलॉजीज होती हैं, नीचे वगैरह होते हैं, हम उन सबको डीपली पढ़ेंगे। तो इन्वायरमेंट आपका कल से शुरू हो जाएगा, मे बी मॉर्निंग मे बी इवनिंग से। ठीक है, और साथ ही साथ आपका मेडिवल अब आपको दो मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। एक तो आपको इन्वायरमेंट का मिलेगा और एक आपको मेडिवल हिस्ट्री का मिलेगा। और बीच में संडे वगैरह में हम टाइम निकाल के, अब जो हमारा प्लान था कि हमको 2023 में जो एग्ज़ाम आपका आर ओ का होने वाला है, उससे रिलेटेड हमको चीज़ें देखनी थी, तो उसको हम कवर अप करेंगे। और हम आगे प्रयास करेंगे कि जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकें, सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो आज से आप स्पीड अप मोड में आ जाइए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में आपका पल्लवाज ऑफ कांचीपुरम, मतलब पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे। और ये कहाँ के थे? कांचीपुरम के थे। कहीं कहीं आपको कांची के पल्लव भी देखने को मिलता है। तो इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक हैं सिंह विष्णु। क्या नाम है? सिंह विष्णु। अब इसमें थोड़ा सा इनके फाउंडर को लेके, इनके जो संस्थापक हैं उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। मोस्ट ऑफ द ऑथर्स, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियन जो है वो सिंह विष्णु को मानते हैं, जो कि आपके 570 के अराउंड रूलर थे पल्लव डायनेस्टी के। इन्होंने अवनी सिंह उपाधि धारण की थी। कौन सी टाइटल था इनका? अवनी सिंह। क्या नाम था? अवनी सिंह। AVANI SIMHA, याद रखिएगा। यहाँ पे सिंह में हिंदी में हम सिंह लिखते हैं, बट इंग्लिश में हम लिखते हैं SIMHA, सिंह। तो ये सिंह विष्णु है। बट जो देखा जाए, बहुत सारे कहीं से भी हमने रिसोर्स को जब कलेक्ट किया तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी मिले कि जहाँ पे सिंह विष्णु से पहले के भी दो रूलर्स के नाम बताए गए। एक आपका था सिंह वर्मन, मतलब बहुत सारे आपको हिस्टोरियंस की राइटिंग में सिंह वर्मन फाउंडर मिलेंगे। कौन फाउंडर मिलेगा? सिंह वर्मन। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंह वर्मन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया, ज़्यादा क्या मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं देखा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को ज़्यादा एग्जामिनर भी नहीं पूछता है। एग्जामिनर जो फाउंडर की बात करता है तो ऑप्शन में सिंह विष्णु देता है। अगर उसने सिंह विष्णु के साथ साथ सिंह वर्मन का भी ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया है? सिंह वर्मन, तो आप इसको टिक करेंगे। ठीक है, बट सिंह वर्मन आपको ऑप्शन जल्दी देखने को नहीं मिलता क्योंकि बहुत कम हिस्टोरियंस ने सिंह वर्मन के बारे में कहा है और ये ऑथेंटिक भी नहीं। ऑथेंटिक जो आपका माना गया है वो सिंह विष्णु से माना गया है। बट हम आपको बता देते हैं कि जो क्रोनोलॉजी है उसमें जब हम बहुत सारी चीज़ें से देखते हैं, सबसे पहले आपका नाम आता है सिंह वर्मन का, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था। उसके बाद नाम आता है शिवस
शिवा स्कंद वर्मन, शिव स्कंद वर्मन, क्या नाम आता है? शिव स्कंद वर्मन, शिव स्कंद वर्मन। ये आपका एक और सेकंड नंबर पे जो आपको देखने को मिलेगा रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। बट आपको क्या देखना है? आपको देखना है सिंह विष्णु। ये हमने आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बता दिया है कि शिवस्क वर्मन है, सिंह विष्णु के पहले कौन है? शिवस्क वर्मन। और शिवस्क वर्मन के पहले कौन है? शिवस्क वर्मन के पहले आपके आ जाते हैं सिंह वर्मन। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप सीधे इस पे आते हैं। फाउंडर जो ऑथेंटिक फाउंडर माने जाते हैं तो ऑथेंटिक है सिंह विष्णु, जिनका टाइटल था अवनी सिंह। क्या था? अवनी सिंह। और इन्हीं के कोर्ट में थे भारवी नामक एक संस्कृत विद्वान। इन्हीं के कोर्ट में, इन्हीं के दरबार में भारवी नाम के एक संस्कृत स्कॉलर थे, जिन्होंने लिखा था किरातार्जुनीयम। आपने ये नाम बहुत सुना होगा, कई बार पूछा भी गया किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम जो बुक है वो किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है। और भारवी संस्कृत स्कॉलर हैं किसके कोर्ट में है? सिंह विष्णु के कोर्ट में। ये पूरा आपको ऐसे इस फ्लो में याद रखना है। किरातार्जुनीयम बुक लिखी है भारवी ने। भारवी संस्कृत स्कॉलर हैं। संस्कृत स्कॉलर कहाँ हैं? इन द कोर्ट ऑफ सिंह विष्णु। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हैं? बहुत छोटी सी चीज है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो रूलर हैं वो है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। इनको पहला महान शासक कहा जाता है पल्लव वंश का। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी का। पल्लव डायनेस्टी के फर्स्ट ग्रेट रूलर हैं आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट। कौन है? महेंद्र वर्मन प्रथम। इनिशियली ही वाज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, लेटर ही अडॉप्टेड शैविज्म इन द इन्फ्लुएंस ऑफ नायनार संत अप्पार। तो नैनार सेंट हैं अप्पार, उनके इन्फ्लुएंस में ये शैव धर्म के उपासक बन जाते हैं। उससे पहले ये क्या थे? उससे पहले ये आपके जैन धर्म के उपासक थे। किसके उपासक थे? जैन धर्म के उपासक थे। So the Mahendra Varman first was the first great ruler of Pallav dynasty. Initially he was the follower of Jainism and later he adopted Shaivism in the influence of Nayanar saint अप्पार। तो अप्पार जो है वो एक नयनार संत हैं और उनके प्रभाव में आकर ये शैव धर्म के उपासक बन जाते हैं। उससे पहले ये जैन धर्म के उपासक हुआ करते थे। ये पल्लव वंश के पहले महान शासक कहे जाते हैं। बात करें, ये भी एक स्कॉलर थे, एक विद्वान थे। इन्होंने दो रचनाएं लिखी, इन्होंने दो किताबें लिखी हैं। एक आपकी है मत विलास प्रहसन, मत विलासा प्रहसना। क्या है? मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन। और दूसरे हैं विचित्र चित्त। कौन है? क्या है दूसरी? विचित्र चित्त। दो इनकी राइटिंग्स हो जाएंगी, मल्ल विलास प्रहसन और विचित्र चित्त। विचित्र चित्त, ये चित्र नहीं है, विचित्र है यहाँ पे ता है, विचित्र चित्त। क्लियर है? तो ये दो इनकी राइटिंग्स थी। और जो ये मत विलास प्रहसन है, इट वाज अ सोशल कॉमेडी, एक सामाजिक व्यंग था। जो आपका ये मत विलास प्रहसन है, ये एक सामाजिक व्यंग है। क्या है? एक सामाजिक व्यंग है। इट इज अ सोशल कॉमेडी। और इनकी उपाधियों की अगर हम बात करें तो इनकी 4 उपाधियां आपको देखने को मिलती हैं। ही ऑब्टेन्ड 4 टाइटल्स। द फर्स्ट वन इज विचित्र चित्त। पहली उपाधि क्या हो जाएगी? विचित्र चित्त। दूसरी उपाधि है गुण भर। क्या है? गुण भर। क्लियर है? तीसरी उपाधि है मत विलास। क्या है तीसरी उपाधि इनकी? मत विलास। और चौथी इनकी उपाधि है ललितांकुर। क्या है? ललितांकुर। क्लियर है ये चीज? महेंद्र वर्मन फर्स्ट में अगर हम देखें इनके टाइटल तो ये हो जाएंगे लतितांकुर, मत विलास, विचित्र चित्त और गुणभर। ये 4 इनके टाइटल हो गए। नोट डाउन हो गया? अभी हम स्क्रीन से हट जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अगर आपको नोट्स नहीं बनाने। आप स्क्रीनशॉट लेके, एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं नोट्स के मामले में। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, और हम पहली चीज़ तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे नोट्स अवेलेबल करा दें। कुछ चीज़ों के नोट्स मैं भी नहीं बनाता, मैं सीधे पढ़ा देता हूँ। जैसे इसका नोट्स मैंने नहीं बनाया है तो आई डोंट थिंक कि मैं इसको अभी रिसेंट वे में अभी प्रोवाइड तो नहीं कर पाऊंगा। इन फ्यूचर आई विल सी। तो जैसे आपने क्या किया कि हम इस तरीके से स्क्रीन से हटे, आपने पूरा ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया इसका, फिर अभी दूसरी स्लाइड हम लिखेंगे, फिर उसका, फिर तीसरी स्लाइड लिखेंगे उसका। तो ऐसे 3-4 जितने भी उस वीडियो में, उस लेक्चर में स्लाइड्स होंगी, आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और उसके बाद आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर या कई सारे स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं, एडोब स्कैनर है, उन किसी भी स्कैनर से आप उन फोटो को आराम से आप पीडीएफ में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है ये चीज़, तो आपका वो बना बनाया नोट्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम इस पर लगभग पूरी चीज़ें लिख देते हैं, चाहे हम पहले लिख के तब पढ़ाएं और चाहे पढ़ाते पढ़ाते लिखें, हम सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपका ऐसा नहीं है कि आपका कोई पॉइंट ऐसा छूटने वाला है। कभी कभार हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा लेंदी होती है, उनको हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट। कौन है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। यहाँ पे मैंने एन लिख दिया, ये एम है, याद रखिएगा, NARSIMHA, ना कि एन। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है, इनके दो टाइटल हमको देखने को मिलते हैं। एक टाइटल आपका है महामल्ल या मामल्ल। पहला कौन सा है? महामल्ल या मामल्ल। और दूसरी इनकी उपाधि है, दूसरा टाइटल है वातापीकोंड। तो ये दोनों उपाधि के पीछे दो रीजन आपको देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं महामल्ल या मामल्ल की, तो इन्होंने एक शहर बसाया था जिसको हम बोलते हैं महाबलीपुरम या मामल्लपुरम। इसके पीछे के अगर हम बैकग्राउंड देखें तो सिटी इन्होंने बसाई महाबलीपुरम या मामल्लपुरम। ये इन्होंने शहर बसाया था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महाबलीपुरम शहर को किसने बसाया था या मामल्लपुरम शहर को किसने बसाया था। तो आपका आंसर होना चाहिए नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन होगा? नरसिंह वर्मन प्रथम। और जब इन्होंने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम को इस्टेब्लिश किया, बनाया, उस शहर को बसाया, तो उसके बाद इन्होंने टाइटल ऑब्टेन किया, इन्होंने उपाधि धारण की महामल्ल की या मामल्ल की। किसकी उपाधि धारण की? महामल्ल या मामल्ल की उपाधि धारण की थी। और इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें वातापीकोंड की, तो वातापीकोंड क्या है? जब इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए हम इसकी स्टोरी बताएंगे आपको। तो चालुक्य डायनेस्टी है ऑफ वातापी। वातापी का चालुक्य वंश है जिसके रूलर हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन सेकेंड वॉज द रूलर ऑफ वातापी, और सॉरी चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी। ठीक है, चालुक्य वंश का शासन था वातापी पे और राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, जिनको इन्होंने हराया था। ठीक है, डिफीटेड बाय नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जब वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया, उसके बाद उन्होंने उपाधि धारण की वातापीकोंड की। किसकी उपाधि धारण की? वातापीकोंड की उपाधि धारण की। तो ये दोनों इनके टाइटल के पीछे की कहानी हो गई कि मामल्ल या महामल्ल इनको क्यों कहा गया, इन्होंने क्यों ये उपाधि धारण की। तो इन्होंने उपाधि धारण की क्योंकि इन्होंने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नाम का शहर बसाया था। और वातापीकोंड इन्होंने टाइटल गेन किया, ऑब्टेन किया, वो तब किया जब इन्होंने चालुक्य डायनेस्टी जो वातापी की थी उसके रूलर थे पुलकेशिन सेकंड, उनको हराया था। उनको हराने के बाद इन्होंने वातापीकोंड की जो टाइटल था उसको ऑब्टेन किया था। और इनके बारे में कुछ और चीजें कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो हैं इन्होंने वातापी को कैप्चर किया था। ठीक है, वातापी पे कब्जा किसने किया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं ह्वेनसांग विजिटेड पल्लव किंगडम। जो ह्वेनसांग है उसने पल्लव जो साम्राज्य था, पल्लव डायनेस्टी थी, उसको विजिट किया, उसकी यात्रा की। किसके काल में? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल में। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका बनता हुआ दिखाई पड़ता है कि ह्वेनसांग पल्लव साम्राज्य की या ह्वेनसांग ने पल्लव साम्राज्य की यात्रा किसके शासन काल में की थी? इन हुज रियन ह्वेनसांग विजिटेड पल्लव किंगडम। तो द आंसर विल बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ह्वेनसांग ने पल्लव साम्राज्य की यात्रा की थी या भ्रमण किया था। इसके बाद हम बात करेंगे यही महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की। यहाँ पे महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में इन्होंने कुछ मंडप और रथ बनवाए थे।
कुछ मंडप बनवाए थे और कुछ रथ बनवाए थे। जो रथ हैं उनकी संख्या थी 7। ठीक है, जो रथ बनवाए कहाँ पे, महाबलीपुरम या मामल्लपुरम में। किसने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो 7 रथ, सॉरी जो मंडप और रथ बनवाए कहाँ पे, मामल्लपुरम में, उसमें जो रथ हैं उनकी संख्या थी 7। देयर वर हाउ मैनी रथ, तो आपका आंसर होना चाहिए 7। ठीक है, इसको रथ ही इंग्लिश में भी कहते हैं, यहाँ पे चैरियट और ये वो सारी चीजें आपको डालने की जरूरत नहीं है, रथ है, इसको रथ ही हम बोलेंगे। तो 7 रथ हैं जिनको हम बोलते हैं सप्त पैगोडा, 7 पैगोडाज। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने 1-2 एग्जाम्स में देखा है अभी 2-3 साल पहले के कुछ, मेरे ख्याल से 2019 के अराउंड मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि सप्त पैगोडा किसे कहते हैं। ठीक है, या सप्त पैगोडा किससे रिलेटेड है। तो सप्त पैगोडा जो है वो रथ हैं और उनको सप्त यानी कि 7, सप्त को क्या बोलेंगे हम, 7, तो उसको 7 पैगोडा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे रथों की संख्या जो है वो 7 है। तो 7 रथों की वजह से इसको सप्त पैगोडा बोलते हैं। इसमें 2 रथों के नाम आपको याद रखने हैं कि सबसे छोटा रथ कौन सा है। स्मॉलेस्ट पैगोडा, अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट रथ की बात करें तो वो है द्रौपदी रथ। कौन सा है, द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा है। और अगर हम बात करें सबसे प्रसिद्ध कौन सा, मोस्ट फेमस कौन सा है, तो वो है धर्मराज रथ। कौन सा है, धर्मराज रथ। ये हो गया आपका मंडप और रथ के बारे में। और अब चूंकि मंदिरों वगैरह की बात चल रही है तो यहीं पे हम थोड़ा सा नरसिंह वर्मन से थोड़ा सा साइड होते हुए हम पल्लव के बारे में पूरा यहाँ पे एक बार जनरल वे में देख लेंगे कि जो मंदिरों की द्रविड़ शैली है, जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स है, वो कब ओरिजिनेट होती है, उसकी उत्पत्ति कब होती है, तो उसकी उत्पत्ति होती है पल्लव वंश में। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी में ही आपकी मंदिरों के निर्माण की द्रविड़ शैली की उत्पत्ति होती है। ओरिजिन ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल कब होगी, इन पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, और इसमें भी इसके भी 4 सब पार्ट हो गए, मतलब इस स्टाइल में भी 4 अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट, जैसे बेसिकली चारों द्रविड़ हैं। ठीक है, चारों द्रविडियन स्टाइल हैं, द्रविड़ शैली हैं, लेकिन उन चारों में भी थोड़े थोड़े माइनर से डिफरेंस हो गए, जिसमें 2 आपको मेनली देखना होगा। एक आपकी है मंडप स्टाइल और एक आपकी है मामल्ल स्टाइल। कौन सी है, एक है मंडप स्टाइल और दूसरी आपकी है मामल्ल स्टाइल। तो जो मंडप स्टाइल है, ठीक है, तो मंडप स्टाइल के बारे में अगर आप देखते हैं तो ये आपका सबसे पहले देखने को मिलेगा किसके समय में, मंडप। तो मंडप आपको देखने को मिल रहा है नरसिंह वर्मन में। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम बनाया, वहीं पे मंडप बनाया, है ना। और जो आपकी मामल्ल शैली है ये भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। तो अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिलेगा कि भाई मंडप की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन्होंने मंडप बनवाया था तो इनकी इंसुलेटेड होनी चाहिए, लेकिन मामल्ल भी इंसुलेटेड होनी चाहिए। तो इसको हम क्लियर करते हुए समझें कि जो मंडप शैली है वो होती है महेंद्र वर्मन स्टाइल। ठीक है, महेंद्र वर्मन शैली को ही हम बोलते हैं मंडप स्टाइल। मतलब जो स्टाइल मंदिरों को बनाने की, जो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में जो स्टाइल महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने अपनाई थी, अडॉप्ट की थी, उसी को हम महेंद्र वर्मन स्टाइल या महेंद्र वर्मन शैली या फिर मंडप स्टाइल या मंडप शैली कहते हैं। मंडप स्टाइल या मंडप शैली किसकी है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट की है। और जो मामल्ल स्टाइल है वो आपकी हो जाएगी महाबलीपुरम की। वो कहाँ की हो जाएगी, वो आपकी महाबलीपुरम की हो जाएगी। क्लियर है, तो चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको और भी पॉइंट्स के बारे में हम बताएंगे। तो पल्लव में जो वो हम बता रहे थे शैली, आपको जो मंदिर की स्टाइल बता रहे थे टेम्पल की, वो कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगले राजा कौन है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय। कौन है, नरसिंह वर्मन सेकेंड। ये हमारे अगले रूलर हैं, हमारा जो इसमें अगला टॉपिक रहेगा। तो इनके बारे में क्या खासियत है कि इनके जो टाइटल्स हैं, उपाधि हैं, वो आपको सबसे पहले देखना है। तो इसमें आप देखेंगे इनकी उपाधि की अगर हम बात करें तो एक इनकी उपाधि है राजा सिंह। क्या है, राजा सिंह। इंग्लिश में लिखेंगे राजा सिम्हा, SIMHA, बोलते सिंह है, लिखते SIMHA है, यानी कि सिंह। ठीक, राजा सिंह। एक है आगम प्रिय और दूसरी है शंकर भक्त। ये 3 इनकी उपाधियां थी। किसकी उपाधियां थी, नरसिंह वर्मन सेकंड की। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं उनकी उपाधि है राजा सिंह, आगम प्रिय और शंकर भक्त। और इन्होंने क्या बनवाया है, तो इन्होंने बनवाया है कैलाश नाथ टेम्पल। क्या बनवाया है,
कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कांची में है। ठीक है, तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। इसके बाद मामल्लपुरम का मंदिर किसने बनवाया? वो भी बनवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और शोर टेम्पल जिसको हम बोलते हैं तटीय या शोर मंदिर, ठीक है, तटीय या शोर मंदिर, शोर मंदिर जो है ये बनवाया है नरसिंह वर्मन सेकंड ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो इतना आपका मोर देन सफिशियंट है इनके बारे में जानने के लिए। ठीक है, तो ये 3 इन्होंने मंदिर बनवाए, ये आपको 100% याद रखना है। एक तो कैलाशनाथ का मंदिर कांचीपुरम में, ये कांची हो कहीं पे कांची मिलता है, कहीं कांचीपुरम मिलता है, इसको आपको समझना होगा। कांची या कांचीपुरम सेम चीज है। इसके बाद मामल्लपुरम मंदिर आता है, इसके बाद तटीय या शोर मंदिर आता है। ठीक, फिर इसके बाद आता है नंदी वर्मन द्वितीय। तो नंदी वर्मन द्वितीय जो है उनको कहा जाता है कि वो इलेक्टेड बाय पीपल थे, मतलब उनको जनता ने नियुक्त किया था, जनता ने उनको चुना था, राजा बनाया था, जनता ने उनको अपना राजा चुना था। ठीक है, इलेक्टेड बाय पीपल। और इनका ओरिजिनल नेम की अगर हम बात करें, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था परमेश्वर। क्या था इनका वास्तविक नाम? परमेश्वर इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने क्या बनवाया है? इन्होंने बनवाया है बैकुंठ पेरुमल मंदिर। क्या बनवाया है? बैकुंठ पेरुमल मंदिर, ये इन्होंने बनवाया था। तो ये इतना क्लियर हो गया। अब कुछ हम और राजाओं के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, कुछ हम नोटेबल पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजकीय भाषा, वो क्या है? संस्कृत है। तो जो पल्लव थे उनकी राजकीय भाषा की अगर हम बात करें, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो लिखा पढ़ी में सरकारी कागजात में जो भाषा यूज की जाती है वो थी संस्कृत। और पल्लवों के टाइम में ना एक देवदासी सिस्टम था, देवदासी प्रथा। कौन सी प्रथा है? देवदासी प्रथा, देवदासी सिस्टम। ये काफी लोकप्रिय हुआ पल्लवों के समय साउथ के टेम्पल्स में। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि देवदासी सिस्टम या देवदासी प्रथा किस काल में बहुत ही अधिक लोकप्रिय हुई। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, पल्लव टाइम, पल्लव पीरियड में। ठीक है, पल्लवों के समय में जो साउथ के टेम्पल्स थे वहां पे देवदासी प्रथा काफी प्रसिद्ध हो गई थी। तो देवदासी प्रथा होता क्या है, कभी कभी ना एग्जाम में इस तरफ कोई डायनेस्टी का नाम दे देगा, आगे की तरफ कोई सिस्टम या कुछ चीजें दे देगा, तो आपको मैच कराना होता है। तो आपको याद रखना देवदासी प्रथा किससे रिलेटेड है? तो ये पल्लवों से रिलेटेड है, पल्लवास जो है उनसे रिलेटेड है देवदासी सिस्टम। इसके बाद पल्लवों के टाइम पीरियड में ही ना दक्षिण भारत में शैव नयनार और वैष्णव अलवार संत जो है वो आए थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ इंडिया में नयनार और अलवार संत जो हैं, अलवार संत जो हैं वो किसके समय में आए थे, तो उनका आगमन जो हुआ, अगर हम कहें वो आए कब थे, तो वो आए थे पल्लवों के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो पल्लवों के समय में आपके आए थे नयनार संत और अलवार संत। नयनार संत कौन? शैव। ठीक है, शैव नयनार और वैष्णव अलवार, ये चीज याद रहेगा। ऐसा कोई टिपिकल पॉइंट तो है नहीं कि आपको याद करने में दिक्कत हो। तो पल्लवों के समय में साउथ इंडिया में शैव नयनार और वैष्णव अलवार आती है। सभी आपके जो नोट हमने बनाया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एक जगह है जिसका नाम है घटिका। क्या नाम है? घटिका। और घटिका कहाँ है? कांची। ये देखिए कांची। ठीक है, तो घटिका कहाँ? कांची या कांचीपुरम, इसको आप कांचीपुरम के नाम से भी जानते हैं। कांचीपुरम में है घटिका। और घटिका जो था वो पल्लव पीरियड में सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड आर्ट था। ठीक है, पल्लव काल में, पल्लवों के समय में घटिका जो कि कांचीपुरम में है वो कला एवं शिक्षा का केंद्र था। क्या था? कला एवं शिक्षा का केंद्र था। तो इसी के साथ आपका जो साउथ इंडिया में पल्लव के बारे में हमको जानना था वो कंप्लीट हुआ। अब आइए हम चलते हैं तंजौर के चोल डायनेस्टी में, जो चोला डायनेस्टी है, चोल वंश है, अब हम उसको देखेंगे। ये आपके हो गए पल्लव कंप्लीट। अब बारी है तंजौर के चोल वंश की। ठीक है, तो तंजौर के चोल वंश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसका जो फाउंडर है वो विजयालय है। कौन है? विजयालय। ये इसके फाउंडर हैं। और तंजौर की चोल वंश की अगर हम बात करें, पुरानी राजधानी की, ओल्ड कैपिटल की, तो इसकी ओल्ड कैपिटल थी उरैयूर। क्या थी? उरैयूर। ठीक है, उरैयूर वॉज द ओल्ड कैपिटल ऑफ तंजौर विच वॉज नियर तिरुचिनापल्ली। तिरुचिनापल्ली के समीप एक जगह है जिसका नाम है उरैयूर। और उरैयूर जो है वो चोल वंश की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। और 9वीं सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में इनकी जो कैपिटल हो जाती है, इनकी राजधानी 9वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो वो तंजौर हो जाती है। कौन सी हो जाती है? तंजौर। तंजौर बिकेम द कैपिटल ऑफ
चोला डायनेस्टी इन 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी में। अब हम बात करते हैं थोड़ा विजयालय के बारे में। तो विजयालय ने एक मंदिर बनवाया जिसको हम बोलते हैं निशुंभ सूदनी का दुर्गा मंदिर। क्या बोलते हैं? निशुंभ सूदनी का दुर्गा मंदिर। तो जो निशुंभ सूदनी का दुर्गा मंदिर है, दुर्गा टेम्पल ऑफ निशुंभ सूदनी, किसने बनवाया है? उसको बनवाया है विजयालय ने। और इनका टाइटल, अगर हम बात करें, इनकी उपाधि की बात करें, तो इनकी टाइटल या उपाधि है नर केसरी। क्या है इनका टाइटल या उपाधि? नर केसरी। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत? इसके बाद अगले राजा बने थे आदित्य प्रथम। आदित्य फर्स्ट जो है वो अगले रूलर बनते हैं। हालांकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है इनका टाइटल, इनकी उपाधि। तो आदित्य प्रथम की जो उपाधि थी वो थी कोदंड राम। क्या थी? कोदंड राम। कोदंड राम वॉज द टाइटल ऑफ आदित्य फर्स्ट। मोस्ट फेमस रूलर की अगर हम बात करें, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक हैं उनमें दो नाम आते हैं। एक है राजराज प्रथम और दूसरे हैं उनके बेटे राजेंद्र चोल। ठीक है, राजराज फर्स्ट एंड हिज सन राजेंद्र चोल वाज द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी। तो जो राजराज फर्स्ट हैं ये रूल करते हैं 1985 से 1014 CE तक। ये CE है कॉमन इरा यानी कि ईस्वी। तो कब से कब तक शासन रहता है राजराज प्रथम का? 985 से 1014 ईस्वी तक। और उनके बेटे राजेंद्र चोल का शासन रहता है 1014 से 1042 ईस्वी तक। यानी राजेंद्र चोल का जो टेन्योर है वो है 1014 CE से 1042 CE तक। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा राजराज फर्स्ट के बारे में डिटेलिंग, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला कि इन्होंने उत्तरी श्रीलंका में एक विजय अभियान चलाया था। ठीक है, विक्ट्री कैंपेन ऑफ नॉर्थ श्रीलंका। और उस समय वहां के रूलर थे महेंद्र प्रथम। कौन थे? महेंद्र प्रथम, प्रथम नहीं, महेंद्र पंचम। कौन है? महेंद्र पंचम, महेंद्र फिफ्थ। महेंद्र फिफ्थ वॉज द रूलर ऑफ नॉर्थ श्रीलंका। ठीक है, एंड हिज कैपिटल वॉज अनुराधपुरम। क्या है कैपिटल? अनुराधपुरम। अनुराधपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ महेंद्र फिफ्थ। और होता क्या है कि जब राजराज फर्स्ट जो है विजय अभियान करते हैं नॉर्थ श्रीलंका का, उत्तरी श्रीलंका का, तो वहां पे जो इनकी राजधानी है अनुराधपुरम, इसको तहस नहस कर देते हैं। ठीक है, और महेंद्र फिफ्थ को हरा देते हैं। उसके बाद वो नई कैपिटल राजेंद्र फर्स्ट जो है वो बनाएंगे, वो है पोलोनरुवा। कौन सी है? पोलोनरुवा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पोलोनरुवा। तो पोलोनरुवा जो है वो महेंद्र फिफ्थ की अब राजधानी बन जाएगी। मतलब महेंद्र फिफ्थ को हराया लेकिन उन्होंने उसको गद्दी से नहीं उतारा, वो बाद में उनको गद्दी से उतारेंगे, वो भी हम देख लेंगे आगे। तो ये हो गया आपका राजराज फर्स्ट का। इसके बाद इन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसको हम बोलते हैं बृहदेश्वर या राजराजेश्वर टेम्पल। क्या बोलते हैं? बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर। तो जो बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है, तंजौर में है। किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है, तंजौर में है। और ये द्रविड़ कला में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनका सबसे अच्छा उदाहरण है। द्रविड़ कला में जो मंदिर बनाने की द्रविड़ शैली है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल टेम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज बृहदेश्वर और राजराजेश्वर टेम्पल विच वॉज built by Raj first, and after Raj first the next ruler is Rajendra Chol who is the son of Raj first। यहाँ हमने आपको बताया था he acquired whole श्रीलंका। तो ये क्या करते हैं? ये महेंद्र फिफ्थ को फिर से हराते हैं और उसको गद्दी से उतार के जो पूरा श्रीलंका है उसको अपने एम्पायर में मिला लेते हैं। क्या होता है कि जो राजेंद्र चोल हैं वो श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। क्लियर है ये चीज? इसके बाद एक चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ही वॉज द फर्स्ट चोला रूलर हु डिड विक्ट्री कैंपेन्स टिल गंगा रिवर इन नॉर्थ इंडिया। तो उत्तरी भारत में गंगा नदी तक विजय अभियान करने वाला पहला चोल शासक। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? राजेंद्र चोल के बारे में। राजेंद्र चोल जो हैं वो पहले शासक थे। राजेंद्र चोल जो हैं
वो पहले शासक थे जिन्होंने उत्तरी भारत में गंगा तक, उत्तर भारत में गंगा तक अपना विजय अभियान चलाया और उन्होंने बंगाल के जो पाल वंश के शासक हैं महिपाल, बंगाल के पाल वंश के शासक हैं महिपाल, उनको हराया था। ही डिफीटेड, राजेंद्र चोला डिफीटेड महिपाल हु इज द रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल। अब इसके बाद एक तालाब का जिक्र होता है इनके काल में, उस तालाब का नाम है चोल गंगम तालाब, चोल गंगम पॉन्ड। ये कहाँ पे है? कावेरी रिवर के किनारे है, ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर, अ पॉन्ड नेम चोल गंगम। अब ये क्या है इसको समझिए। अब जैसे यहाँ से राजेंद्र चोल जो है वो दक्षिण भारत से आगे बढ़े और दक्षिण भारत से आगे बढ़ते हुए वो पहुंचते हैं गंगा नदी के किनारे, ठीक है, अपना विजय अभियान करते हुए। तो उन्होंने जितने भी शासकों को हराया, उन्होंने जितने शासकों को हराया, उन्होंने क्या किया, उन सभी जो जिनको डिफीट किया था, जिनको हराया था, उन सभी राजाओं के सर पे उन्होंने घड़े में गंगा का पानी भरवाया। जितने भी राजा हारे थे उससे, छोटे छोटे डायनेस्टी बहुत सारी थी दक्षिण भारत से उत्तरी भारत तक, और उसने सबको हराते हुए गया था। उन सभी के सर पर ना जो घड़ा होता है, घड़े में गंगा नदी का पानी उठवाया वहां से और उसको लेकर आए दक्षिण भारत में और वहां पर एक तालाब बनवाया जहां पे उस गंगा नदी के पानी को उस तालाब में डाला गया, ठीक है, और उसको नाम दिया गया चोल गंगम पॉन्ड या चोल गंगम तालाब। समझ गए ये चीज कि दक्षिण भारत से उत्तरी भारत में गंगा नदी के किनारे तक जहां तक इन्होंने विजय अभियान किया, वहां तक जितने भी छोटे से बड़े रूलर्स को हराया, उनके सर पे उन्होंने गंगा जल से भरा हुआ घड़ा रखवाया और उसको साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत लेकर आए और कावेरी नदी के किनारे एक तालाब बनवाया, चोल गंगम तालाब, उसमें वो पानी डलवाया, ठीक है। अब देखो इसके नाम से आपको समझ चोल गंगम, यानी चोला ने बनवाया है और उसमें पानी गंगा नदी का है, ठीक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। और किसने बनवाया है? राजेंद्र चोल ने बनवाया है। इसके बाद इन्होंने एक नया शहर बसाया था, एक नई सिटी बनाई जिसका नाम रखा गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम, ठीक है। ये भी आपकी कावेरी नदी के किनारे है, ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर। कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है? गंगई कोंड चोलपुरम। और ये एक बहुत विद्वान भी था, एक शासक था, रूलर था, उसके साथ ही साथ ये विद्वान भी था, ये एक स्कॉलर भी था और इसको जो है वो पंडित चोल के नाम से भी जाना जाता है। ही इज ऑल्सो नोन एज पंडित चोला। किस नाम से जाना जाता है? पंडित चोल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद हम कुछ और शासकों की बात करेंगे जो कुछ प्रसिद्ध शासक हैं, कुछ फेमस रूलर हैं चोल डायनेस्टी के। उनमें आपको सबसे पहले देखना है कुलोतुंग फर्स्ट। कौन है? कुलोतुंग प्रथम, ठीक है। तो कुलोतुंग प्रथम के बारे में जानिए कि क्या आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि इन्होंने एक व्यापार मंडल भेजा था। एक व्यापारिक मंडल, बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स जो है वो भेजा था ताइत्सु के दरबार में, ठीक है। ही सेंट अ बोर्ड ऑफ ट्रेडर्स इन द कोर्ट ऑफ ताइत्सु इन 1074 सीई, 1074 ईस्वी में ताइत्सु के दरबार में एक व्यापारिक मंडल भेजा था। ताइत्सु कौन है? तो ताइत्सु जो है वो एक चीनी शासक है, एक चाइनीज रूलर है। और इसी के समय में कुलोतुंग फर्स्ट जो है, इसी के टाइम पीरियड में श्रीलंका, जिसको राजेंद्र चोला ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, वो आज़ाद हो जाता है, वो एक अपना अलग साम्राज्य स्थापित कर लेता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है। और उसके बाद कुलोतुंग फर्स्ट क्या करते हैं ना, उससे फ्रेंडली रिलेशन जो है, मित्रतापूर्ण संबंध जो है वो, या मैत्री संबंध स्थापित करते हैं। और जो उनकी बेटी है कुलोतुंग फर्स्ट की, उसकी शादी करवाते हैं श्रीलंका के, या जिसको हम लोग सिंघली बोलते हैं, सिंघली प्रांत के प्रिंस, सिंघली प्रांत के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। क्लियर है ये चीज? और किसके समय में, जब ये कुलोतुंग फर्स्ट के समय में श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है, एक अलग साम्राज्य, स्वतंत्र साम्राज्य बनता है, उस किसके नेतृत्व में बनता है? तो वो है विजय बाहु, ठीक है। विजय बाहु जो है वो नेतृत्व करते हैं और श्रीलंका को इंडिपेंडेंट यानी कि आजाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो गया।
इसके बाद जो है हमारा अगला जो शासक होंगे, अभी इनके बारे में कुछ और पॉइंट है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो इसको नोट डाउन करिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो कुलोतुंग फर्स्ट जिसके बारे में अभी तक हम लोग देख रहे थे, उसका एक पॉइंट रह गया था कि उसको सुंगन दविर्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंगन दविर्त, याद रखिएगा, सुंगन दविर्त कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका मीनिंग है अनेक करों को हटाने वाला। ठीक है, उसने कई सारे टैक्सेस को हटाया था, इसलिए उसे कहा जाता है सुंगन दविर्त, जिसका मीनिंग क्या हो रहा है? उसका मीनिंग है, अर्थ है अनेक करों को हटाने वाला। इसके बाद अगली हम बात करेंगे कुलोतुंग सेकंड के बारे में, कुलोतुंग द्वितीय। तो उसने क्या किया था? जो गोविंद राज की मूर्ति है तिरुपति के मंदिर में, तिरुपति जो टेम्पल है वहां पे एक मूर्ति है गोविंद राज की, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ गोविंद राज, उसको उसने ओशियन में फेंक दिया था। थ्रू द स्टैच्यू ऑफ गोविंद राज इनटू ओशियन ऑफ तिरुपति टेम्पल। तिरुपति मंदिर में मूर्ति थी गोविंद राज की, जिसको उसने फेंक दिया। कहां पर? उसने फेंक दिया समुद्र में, जिसको बाद में रामानुजाचार्य जी ने खोजा और उसको तिरुपति मंदिर में दोबारा से उसको स्थापित किया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहीं से निकल के आता है कि रामानुजाचार्य जो हैं वो वैष्णव धर्म का पालन करने वाले थे। वो किसके उपासक थे? वैष्णव धर्म के उपासक थे। और वहीं पर जो कुलोतुंग द्वितीय था, जो कुलोतुंग सेकंड था, वो शैव धर्म का उपासक था, वो फॉलोअर था शैविज्म का। और उसने क्या किया? रामानुजाचार्य को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, उसने रामानुजाचार्य को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया। क्यों? क्योंकि कुलोतुंग द्वितीय जो है वो शैव धर्म का था और रामानुजाचार्य जो है वो वैष्णव धर्म के थे। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद कुलोतुंग थर्ड के बारे में, तो कुलोतुंग थर्ड में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि कुलोतुंग थर्ड का जो दरबार था, जो कोर्ट था, उसमें उसके दरबारी कवि थे, यानी कि पोएट थे उसके कोर्ट में, जिनका नाम था कंबन। क्या नाम था? कंबन। ये कम्बन है, कंपन नहीं है, कंबन। तो कुलोतुंग थर्ड के दरबार में एक कवि है, एक पोएट हैं, जिनका नाम है कंबन, हु कंपोज्ड तमिल रामायण। समझ रहे हैं इस बात को कि जो कुलोतुंग थर्ड है उसके दरबार में एक कवि है कंबन, जिन्होंने तमिल रामायण लिखी थी। और आखिरी रूलर अगर हम बात करें, चोल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो वो है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र थर्ड वाज द लास्ट रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की चोला डायनेस्टी के बारे में। जैसे राजकीय भाषा अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी चोला की, चोला डायनेस्टी की, तो वो थी तमिल। ठीक है, कौन सी थी? तमिल। तमिल वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चोला डायनेस्टी। और चोल का जो समय था, जो चोल काल था, जो चोला पीरियड था, उसमें जो उनके सोने के सिक्के हुआ करते थे, गोल्ड कॉइन्स, उनको कहते थे कासु। क्या कहते थे? कासु। तो समझिएगा क्या बोलते हैं? कासु। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कासु कहा जाता था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बंगाल की खाड़ी के बारे में, बे ऑफ बंगाल के बारे में। तो इसको सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो चोल थे, जो चोला डायनेस्टी थी, उनकी नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। जो नौसेना थी वो बहुत मजबूत थी और उन्होंने बारंबार जो है नौसैन्य जो है वो अभियान किए थे। बहुत उन्होंने नेवी के थ्रू उन्होंने कई सारी कैंपेनिंग की थी, कई सारे विक्ट्री कैंपेन्स किए थे और लगातार वो करते रहते थे। इसीलिए बंगाल की खाड़ी को कहा जाने लगा चोलों की झील। क्या कहा जाने लगा? चोलों की झील कहा जाने लगा। बे ऑफ बंगाल नोन एज लेक ऑफ चोलास ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नेवी एंड फ्रिक्वेंट नेवी कैंपेन्स। नौसैन्य बारंबार नौसैन्य अभ्यासों और एक मजबूत नौसेना के चलते बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? चोलों की झील, क्योंकि वहां पर इनकी सुप्रीमेसी स्थापित हो गई थी। ठीक है, सर्वोच्चता इनकी वहां पर स्थापित हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं कि चोल रूलर है या चोल डायनेस्टी जो है उसका सिंबल क्या था? प्रतीक। ठीक है, चोल का
प्रतीक अगर हम बात करें तो प्रतीक था बाघ, टाइगर। टाइगर वॉज द सिंबल ऑफ चोलाज। बाघ किसका प्रतीक है? बाघ जो है वो चोलों का प्रतीक है। इसके बाद कांस्य की एक नटराज शिव जी की मूर्ति है। कांस्य की एक नटराज शिव जी की मूर्ति है, जिसको कहा जाता है कि वो मूर्तियां, वो कांस्य मूर्तियां सर्वोत्कृष्ट मूर्तियां हैं। ठीक है। दीज ब्रॉन्ज स्टैच्यूज वर बेस्ट स्टैच्यूज। ठीक है। कांस्य की जो सबसे महानतम मूर्तियां मानी जाती हैं वो कौन सी हैं? वो नटराज शिव की हैं, जो चोला पीरियड में बनती थी। चोल काल की कांस्य की नटराज शिव की मूर्तियां हैं। इसके अलावा आगे हम देखते हैं, तो अगर हम प्रशासनिक इकाई की बात करें, ये आपको रटना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रशासनिक इकाई है वो कई सारे छोटी छोटी इकाइयों में बटी हुई थी। जैसे सबसे बड़ी इकाई जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उसके अगर हम डिवीजन की बात करें, जैसे आज आप देखते हो कि एक देश है, ठीक है, देश के अंदर क्या होते हैं? राज्य होते हैं, राज्य के अंदर फिर कई सारे मंडल होते हैं, मंडल के अंदर जिले होते हैं, जिले में फिर शहर होते हैं, फिर कस्बे होते हैं, फिर उसके बाद में गांव होते हैं। ऐसे ही उस समय भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हुआ करती थी, प्रशासनिक इकाइयां हुआ करती थी। तो राज्य जो था पूरा वो बटा होता था राज्यम या राष्ट्रम में। ठीक है, उनको हम क्या बोलते थे? राज्यम या राष्ट्रम। फिर एक राज्यम या एक जो राष्ट्रम होता है उसमें आपके मंडलम में वो डिवाइड होता है। किसमें डिवाइड होता है? मंडलम में। क्लियर है ये चीज? तो ये एक्चुअल में जो ये राज्यम या राष्ट्रम है, ये राज्य को ही बोला जाता था। जैसे आप ऐसे समझिए कि चोल डायनेस्टी की बात चल रही थी, जो चोला का साम्राज्य होगा, जो चोल वंश का जो साम्राज्य होगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा राज्यम या राष्ट्रम। और वो डिवाइड होगा मंडलम में। मंडलम कितने होते हैं? 8 होते हैं। देयर वर 8 मंडल्स इन चोला डायनेस्टी। तो चोल वंश का जो मंडल, जिन मंडलों में विभक्त था, जिन मंडलों में डिवाइड था, उनको हम क्या बोलते? वो कितने थे? वो 8 थे। ठीक है। पूरे चोल वंश को, चोल डायनेस्टी को क्या बोला गया? जो चोला एम्पायर था उसको बोला गया राज्यम या राष्ट्रम। वो डिवाइड होता था मंडलम में। मंडलम पे डिवाइड होते थे कोट्टम या वलनाडु में। किसमें डिवाइड होते थे? मंडलम के बाद आता है कोट्टम या वलनाडु। फिर कोट्टम या वलनाडु जो है वो कई सारे डिवाइड होता था नाडु में। ठीक है। और नाडु कई सारे कुर्रम में डिवाइड होता था। कुर्रम जो था वो कई सारे विलेज का ग्रुप हुआ करता है। ऐसे समझिए कि जैसे 10, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे 10 गांव हैं, तो 10 गांव को मिला के एक कुर्रम बन गया, फिर 5-6 कुर्रम को मिला के एक नाडु बन गया, फिर 8-10 नाडु को मिला के आपका एक कोट्टम बना, फिर 10-15 कोट्टम को मिला के एक मंडल बना, और 8 मंडलों को मिला के पूरा आपका चोल एम्पायर बना, चोला एम्पायर या चोल साम्राज्य बना। और जो गांव थे वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करते थे। तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी हुआ करती थी? तो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी गांव, विलेजेस। क्लियर है? ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इनका समझ में आया कि जो चोला साम्राज्य है, जो चोला एम्पायर है, उसको वो डिवाइड होता है 8 मंडल में। फिर मंडल जो है मंडलम डिवाइड होता है कोट्टम या वलनाडु में। कोट्टम या वलनाडु डिवाइड होता है नाडु में। नाडु डिवाइड होता है कुर्रम में, और कुर्रम डिवाइड होता है विलेजेस में। क्लियर है? और विलेजेस वर द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसके बाद जब हम गांव की बात करते हैं, तो जो चोला डायनेस्टी थी, जो चोल वंश के शासक थे या चोलाज थे, वो फेमस थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए वो प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध थे। और जो गांव हुआ करते थे वो फुल्ली ऑटोनॉमस हुआ करते थे। वो क्या हुआ करते थे? पूर्ण स्वायत्त हुआ करते थे। पूर्ण स्वायत्त शासी जो थे वो गांव हुआ करते थे, फुल्ली ऑटोनॉमस हुआ करते थे। और जो ये सेल्फ गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, जो ये स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी है, ये आपको मिलती है उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से। कौन से अभिलेख से? उत्तर मेरूर अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है उनके स्वशासन के बारे में। और ये जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, ये किसका था? तो ये था पराकांतक प्रथम का। पराकांतक प्रथम जो थे वो एक चोल शासक थे। पराकांतक फर्स्ट वॉज अ चोला रूलर एंड हिज इंस्क्रिप्शन वॉज उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन किसका था? चोल रूलर पराकांतक फर्स्ट का था। और उसी
इसी जो है क्या बोलते हैं आपका जो इंस्क्रिप्शन है उत्तर मेरूर, इसी में आपके सेल्फ गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन मिलती है। किसकी इंफॉर्मेशन मिलती है? सेल्फ गवर्नमेंट की। तो इसी के साथ आपका जो है चोल डायनेस्टी खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे चालुक्य। हम क्या देखेंगे? चालुक्य डायनेस्टी देखेंगे। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी, बादामी के चालुक्य वंश। अब हम देखेंगे बादामी के चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी। तो जो ये चालुक्य थे, ये कहाँ से थे? तो ये कर्नाटक के वासी थे। कहाँ के वासी थे? कर्नाटक के वासी थे। और इनकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें, इनकी भाषा जो थी वो कन्नड़ थी, ठीक है। चालुक्य कहाँ के निवासी थे? कर्नाटक के थे। चालुक्याज वर फ्रॉम कर्नाटक एंड दियर लैंग्वेज वॉज कन्नड़, ठीक है। कन्नड़ भाषा का वो लोग प्रयोग करते थे। अगर हम संस्थापक की बात करते हैं, फाउंडर यानी कि संस्थापक, तो चालुक्य वंश के संस्थापक हैं जय सिंह और पहले पावरफुल रूलर हैं पुलकेशियन फर्स्ट। पहले पावरफुल रूलर कौन है? पुलकेशियन फर्स्ट, पुलकेशियन प्रथम जो है वो पहले शक्तिशाली शासक हैं चालुक्य वंश के। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। तो ये रहे पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन सेकंड वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम 609 टू 642 सीई। 609 से 642 ईस्वी तक पुलकेशियन सेकंड ने शासन किया और वो चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। पुलकेशियन सेकंड की जो कैपिटल है उसको हम वातापी या बातापी नाम से जानते हैं, जो कि कर्नाटक है, ठीक है। वातापी या बातापी, ठीक है, याद रखिएगा। वातापी या बातापी वाज द कैपिटल ऑफ पुलकेशियन सेकंड हु इज द चालुक्य रूलर। इसके बाद इसमें बात कर रहा है कि इसकी जो अचीवमेंट्स है पुलकेशियन सेकंड की, जो उपलब्धियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं ऐहोल अभिलेख में। किसमें देखने को मिलती हैं? ऐहोल अभिलेख, ऐहोल इंस्क्रिप्शन में पुलकेशियन सेकंड की अचीवमेंट्स देखने को मिलती है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि ऐहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ है? बीजापुर में है, कर्नाटक में, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में आप इसको पढ़ चुके हैं। तो जो आपका ये ऐहोल इंस्क्रिप्शन है ये बीजापुर में है, कर्नाटक में। और इसको उसी के यानी कि पुलकेशियन जो सेकंड है, पुलकेशियन द्वितीय, उसी के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। क्या नाम था? रवि कीर्ति। उन्होंने ही इसको कंपोज किया था, उन्होंने ही इस अभिलेख को लिखा था या रचना की थी, ठीक है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन से याद कर लीजिए, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से पुलकेशियन सेकंड की अचीवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं, उसकी जानकारी मिलती है। और जो ये इंस्क्रिप्शन है ऐहोल अभिलेख, जो ये कहाँ पर है? तो ये बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में। और इसको कंपोज किया है, इसको लिखा है ऐहोल इंस्क्रिप्शन को रवि कीर्ति ने, जो कि पोएट हैं इन द कोर्ट ऑफ पुलकेशियन सेकंड। अब यहाँ पे रवि कीर्ति से जुड़ी हुई भी एक दो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि जो ये रवि कीर्ति हैं ये फॉलोअर थे जैनिज्म के, जैन धर्म के उपासक थे। और इन्होंने ही मेगुती का जैन मंदिर बनाया था। मेगुती का जैन मंदिर, मेगुती का जैन मंदिर, ठीक है, जैन टेम्पल ऑफ मेगुती कहाँ पे है? ऐहोल में है। और किसने इसको बिल्ड किया, किसने इसको बनाया है? तो इसको बनाया है आपके रवि कीर्ति ने। किसने बनाया है? रवि कीर्ति ने इसको बनाया है। क्लियर है ये चीज? इसको नोट डाउन करिए। और इसमें और एक दो चीजें आपको अभी देखनी है कि जो पुलकेशियन सेकंड है उसने उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली उस समय के शासक थे हर्षवर्धन। उत्तर भारत के जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के मोस्ट पावरफुल रूलर थे उस समय के, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कहे जाते थे हर्षवर्धन। उनको नर्मदा नदी के तट पर यानी ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, तो नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो पुलकेशियन सेकंड ने हराया था, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और पुलकेशियन सेकंड ने जो है वो फ्रेंडली रिलेशंस बनाए थे ईरानियन या पर्शियन रूलर खुसरो सेकंड के साथ में। ईरान या जो फारस के शासक हैं, ईरान या फारस, आप दोनों नाम उन्हीं उसी क्षेत्र के हैं, ईरान या फिर आप फारस कह सकते हैं। तो जो वहां के शासक थे खुसरो द्वितीय, क्या नाम था? खुसरो द्वितीय।
उनको उनके साथ में पुलकेशिन द्वितीय ने मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस होती हैं बनाई थी। और इसके बाद हम बात करेंगे विजयादित्य की। चालुक्य डायनेस्टी के अगले जिस रूलर की हम बात करने वाले हैं वो हैं विजयादित्य। नोट डाउन आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा सारी चीजें। तो विजयादित्य जो हैं, ही वॉज द लॉन्गेस्ट रेनिंग रूलर, यानी जिनका सबसे ज्यादा समय तक जिन्होंने शासन किया, ठीक है, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक कौन हैं? विजयादित्य, जिन्होंने 37 वर्षों तक शासन किया। कितने टाइम तक शासन किया? 37 ईयर्स तक जो है इनका रूल था। किसका? विजयादित्य का। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चालुक्य डायनेस्टी में किसने सबसे ज्यादा टाइम तक रूल किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा विजयादित्य। और विजयादित्य का एक तो ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने एक शिव मंदिर बनवाया था। कहां पर? पत्तदकल में, ठीक है। पत्तदकल का जो शिव मंदिर है, कहां का? पत्तदकल। पत्तदकल का शिव मंदिर ये किसने बनवाया है? तो ये बनवाया है विजयादित्य ने, जो कि चालुक्य वंश में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक थे। कुछ फैक्ट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि जो आपका चालुक्य वंश है, इसी वंश में आपके बेसर शैली का जन्म होता है। मंदिर निर्माण की आपने दो शैली अभी तक देखी, एक नागर है और एक द्रविड़ है, ठीक है। नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल, आपने ये दोनों इससे पहले देखी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेसर शैली की, जिसका जन्म होता है चालुक्य वंश में। और चूंकि चालुक्य वंश में इसका जन्म होता है, इसीलिए इसको हम चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो चालुक्य डायनेस्टी गेव बर्थ टू बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, दैट्स व्हाई बेसर स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज चालुक्य स्टाइल ऑफ टेम्पल। जो मंदिर निर्माण की बेसर शैली है, उसको हम चालुक्य शैली के नाम से भी जानते हैं। और बेसर जो है, आप देखिए सबसे पहली चीज तो बेसर का अगर आप मीनिंग देखें तो इसका मीन्स ही होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। बेसर का अर्थ क्या होता है? मिश्रण। तो इसके मीनिंग से, इसके अर्थ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किसी स्टाइल का मिश्रण है, किसी शैली का ये क्या है? मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? तो जो आपका बेसर शैली है वो नागर और द्रविडियन स्टाइल, जो स्टाइल्स ऑफ टेम्पल हैं, जो आपकी नागर और द्रविड़ शैली है मंदिरों के निर्माण की, उसका मिश्रण है बेसर शैली। बेसर शैली के जो मंदिर हैं उनके एग्जाम्पल्स आपको अगर देखने हो, हमें बात करनी हो कि बेसर जो स्टाइल है उसके टेम्पल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मुख्यतः आपको 3 सिटीज में देखने को मिलते हैं। एक आपका ऐहोल है, एक पत्तदकल है और एक बादामी है। ऐहोल, पत्तदकल और बादामी, यहाँ के जो मंदिर हैं वो आपके बेसर शैली के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और जो इन तीनों सिटीज में जो टेम्पल्स हैं, उन सभी को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। टेम्पल्स ऑफ दीज 3 प्लेसेस आर रजिस्टर्ड अंडर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो यहाँ के मंदिर हैं, जो बेसर शैली वाले मंदिर हैं, ठीक है। और ऐहोल के बारे में आप एक चीज ये नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि जो ये ऐहोल है, ऐहोल शहर की हम बात कर रहे हैं, तो ऐहोल को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल, यानी कि मंदिरों का शहर। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल। क्यों? क्योंकि यहां से आपको साक्ष्य मिलते हैं 70 मंदिरों के। कितने मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं इससे? 70 मंदिरों के साक्ष्य मिले हैं। ऐहोल से मिला है एविडेंस ऑफ 70 टेम्पल्स, 70 मंदिरों के साक्ष्य आपको ऐहोल से देखने को मिलते हैं। तो ये आपके मुख्यतः चालुक्य डायनेस्टी की बात हो गई। इसके बाद हम लास्ट देखेंगे आपके राष्ट्रकूट। हम क्या देखेंगे? राष्ट्रकूट। क्लियर है? और ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। बाकी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस फ्लो में नहीं आई हैं, रिलेवेंट नहीं थी यहाँ पे, तो वो हम आपको अलग से हम उसका लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे एज सुन एज पॉसिबल। और इसके बाद हम लोग मेडिवल और मॉडर्न दोनों साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए याद रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने अभी कुछ महीने पहले जब मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज शुरू की थी, तो उसको मैंने 1857 के रिवोल्ट तक पढ़ाया है।
और उसमें अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अपराइजिंग्स आफ्टर 1857 है कि 1857 के बाद के जो विद्रोह होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। उसी के आगे हम प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जैसे हमने शुरू किया 1857 के बाद के अपराइजिंग हमने शुरू की, ठीक है, विद्रोह उसके बाद के शुरू किए। तो उससे पहले के जो लेक्चर्स है उसकी प्लेलिस्ट हम आपको उस लेक्चर के लिंक में दे देंगे। आप वहाँ से जाके स्टार्टिंग से पहले फर्स्ट डे जो है मॉडर्न हिस्ट्री का वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इधर ये एंशिएंट खत्म होते ही आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर दे रहे हैं, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट डे से आपको हम देने लगेंगे मेडिएवल हिस्ट्री का। तो आपको मेडिएवल और मॉडर्न दोनों एक साथ मिलेगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि 15-20 दिन में दोनों एकदम बढ़िया से इसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए और आगे हम देखते हैं एक बार राष्ट्रकूट फटाफट, और हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। अब हम शुरू करेंगे राष्ट्रकूट, जो कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री का इस सीरीज में लास्ट टॉपिक होगा। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री के कई सारे टॉपिक्स अभी रिमेनिंग हैं जो हम आपको देते रहेंगे धीरे धीरे। तो जो ये राष्ट्रकूट है, मान्यखेट के राष्ट्रकूटाज ऑफ मान्यखेट, देवर फ्यूडिटरी ऑफ चालुक्याज, जो चालुक्य वंश है उसके ये सामंत हुआ करते थे, ठीक है। ये क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे चालुक्यों के। जो भी हमने इससे पहले बादामी के चालुक्य पढ़ा उनके सामंत थे ये, और इनकी कैपिटल हुआ करती थी मान्यखेट। इनकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? मान्यखेट। और मूल रूप से ये कन्नड़ लोग थे। मूल रूप से ये लोग कौन थे? कन्नड़ थे। ओरिजिनली ये लोग कौन थे? कन्नड़ थे। और इनकी जो भाषा थी वो भी कन्नड़ हुआ करती थी। हालांकि वो तो अंडरस्टूड है कि जब वो कन्नड़ है तो उनकी भाषा कन्नड़ होगी, बट क्योंकि ये फैक्ट है तो आपको याद रखना होगा। और इसके फाउंडर की अगर हम बात करें, दंती दुर्ग, तो चालुक्य के सामंत के रूप में, चालुक्यों के सामंत के रूप में इन्होंने रूल स्टार्ट किया था, ठीक है। तो संस्थापक जो चालुक्य वंश के हैं वो कौन है? वो आपके हो जाएंगे दंती दुर्ग। कौन हो जाएंगे? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग जो है इन्होंने मालवा को जीता था प्रतिहारों से। जो प्रतिहार थे उनसे युद्ध किया और मालवा को जीता दंती दुर्ग ने। और उस उपलक्ष्य में इन्होंने हिरण्यगर्भ दान महोत्सव नामक एक यज्ञ कराया। कौन सा यज्ञ है? हिरण्यगर्भ दान महोत्सव। कौन सा यज्ञ है? हिरण्यगर्भ दान महोत्सव। किस उपलक्ष्य में हुआ? किसकी वजह से हुआ? क्योंकि इन्होंने जब मालवा को जीता उसके लिए उन्होंने यज्ञ किया, जीतने के बाद, ठीक है। हिरण्यगर्भ दान महोत्सव किससे जीता था? प्रतिहार शासकों से इन्होंने ये जीता था। क्लियर है ये चीज? इसके बाद हम देखेंगे अ फेमस रूलर कृष्ण प्रथम। कृष्ण फर्स्ट वॉज अ फेमस रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम ने ही जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसको बनवाया था। एलोरा का जो कैलाश टेम्पल है, कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वॉज बिल्ट बाय कृष्ण फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है केव 16, केव 16, गुफा नंबर 16। तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कई सारी गुफाएं थी, कई सारी केव्स थी एलोरा में। डिफरेंट डिफरेंट केव्स हुई, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 34 केव्स थी। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो केव नंबर जो 16 है, केव नंबर जो 16 है, वहां पे एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि बेसर शैली का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैलाश मंदिर ऑफ कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेसर स्टाइल। जो मंदिर निर्माण की बेसर कला है, जो बेसर शैली है, उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है कैलाश मंदिर एलोरा का, जो कि केव नंबर यानी गुफा नंबर 16 में है। और इसको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। और ये साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, ये क्या है? एक हेरिटेज साइट है, एक ये धरोहर स्थल है, विश्व का धरोहर स्थल है, ठीक है। पहले पावरफुल रूलर की अगर हम बात करें, प्रथम शक्तिशाली शासक, तो वो है ध्रुव। पहले शक्तिशाली शासक कौन है? ध्रुव हैं। और ध्रुव के टाइम में ही कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाद में बताऊंगा अलग से, तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो कन्नौज को लेके हुआ था।
और उसमें कन्नौज को लेकर वो कंटिन्यूसली काफी टाइम तक चला। और उसमें जो है अगर हम बात करें राष्ट्रकूटों ने कब पार्टिसिपेट किया, तो राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया ध्रुव के टाइम पीरियड में। जब ध्रुव राजा बने तब वहां पे उन लोगों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य चिन्ह की, ठीक है। तो स्टेट सिंबल में ध्रुव ने क्या किया, गंगा और यमुना को प्रतीक के रूप में यूज किया। गंगा और यमुना को एक सिंबल के रूप में, जो स्टेट एम्बलम होता है, जो स्टेट सिंबल होता है, राज चिन्ह होता है, उसमें उसको यूज किया था। अब यहाँ पे इसकी जो अगली लाइन है वो आई थिंक थोड़ा सा क्रॉप हो गई है इसकी वजह से, आई होप दिख रहा हो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूं। मोस्ट फेमस रूलर, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फेमस रूलर थे वो थे गोविंद थर्ड। गोविंद तृतीय जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक थे आपके राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, गोविंद तृतीय, जिन्होंने हराया था प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं नागभट्ट उनको, ठीक है। इन्होंने गोविंद तृतीय ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को हराया, धर्मपाल को हराया। क्लियर है ये चीज। और कन्नौज में एक रूलर हुआ करते थे चक्रायुध। कौन रूलर थे, चक्रायुध। उसका हमने यहां नहीं लिखा है, उसको हम लिख दे रहे हैं, चक्रायुध। इससे पहले के लेक्चर्स में हम इनके बारे में पढ़ा चुके हैं। ये कन्नौज के रूलर थे, ठीक है, कन्नौज के ये रूलर थे। ये पपेट रूलर थे, इशारों पे चलने वाले शासक थे चक्रायुध। उनको भी आत्मसमर्पण करने पे मजबूर किया, यानी सरेंडर करने के लिए उनको मजबूर किया था। क्लियर है ये चीज। इसके बाद हम कुछ और फेमस रूलर की बात करते हैं, जैसे आपके एक हैं अमोघ वर्ष फर्स्ट। कौन है, अमोघ वर्ष प्रथम। तो जो अमोघ वर्ष प्रथम है, इन्होंने 814 से 880 तक शासन किया। 814 से 880 तक इनका रूल रहा। और इनके कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो देख लेते हैं, जैसे कि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ स्यादवाद ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का जो स्यादवाद है उसके ये उपासक थे, उसके अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के स्यादवाद के ये अनुयायी हुआ करते थे। और इनके टीचर यानी कि जो इनके गुरु थे उनका नाम था जिनेशन। क्या नाम था, सॉरी जिनसेन। क्या नाम था इनके गुरु का, जिनसेन। और जिनसेन ने बुक लिखी थी, क्या नाम था, जैन हरिवंश। जैन हरिवंश नाम की पुस्तक के रचयिता थे जिनसेन, जो कि गुरु थे अमोघ वर्ष के। और अमोघ वर्ष जैन धर्म के स्यादवाद के अनुयायी थे। क्लियर है ये चीज, नोट डाउन कर लीजिए। एक और इनके बारे में पॉइंट याद रखिए कि जो अमोघ वर्ष फर्स्ट हैं, कौन, अमोघ वर्ष प्रथम जो हैं, वो एक शांति प्रिय शासक थे, ठीक है, पीस लविंग रूलर। अमोघ वर्ष फर्स्ट वाज द पीस लविंग रूलर। और इनके टाइम पीरियड में ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में राष्ट्रकूटों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें भाग नहीं लिया था राष्ट्रकूटों ने। किसके शासनकाल में, अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल में। और यहाँ पे एक चीज और आपको नोटेबल है, जो है कि ही वॉज द डिवोटी ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। जो माँ लक्ष्मी हैं उनके ये भक्त कहे जाते थे। और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी उंगली जो है वो दान कर दी थी, ठीक है। ही डोनेटेड हिज फिंगर टू द गॉडेस लक्ष्मी। जो माँ लक्ष्मी है, जो देवी लक्ष्मी हैं, उनके ये भक्त कहे जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी उंगली दान कर दी थी। और उसके साथ ही साथ ये एक विद्वान भी थे, ही वॉज ए स्कॉलर टू। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जैसे सबसे फेमस आपकी है कविराज मार्ग। कौन सी है, कविराज मार्ग, जो कि आपकी लिखी गई है कन्नड़ लैंग्वेज में। कविराज मार्ग जो है ये लिखी गई है कन्नड़ भाषा में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कविराज मार्ग पुस्तक है जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, वो काव्य शास्त्र पर लिखी गई थी, पोएटिक्स पे लिखी गई थी। तो पोएटिक्स पे लिखी गई पहली बुक जो कन्नड़ लैंग्वेज में है वो है कविराज मार्ग। काव्य शास्त्र पर लिखी गई पहली कन्नड़ पुस्तक
काव्य शास्त्र पर लिखी गई पहली कन्नड़ पुस्तक अगर हम बात करें तो वो कौन सी है? वो कविराज मार्ग है। कौन सी है? कविराज मार्ग। और उसके साथ ही साथ इन्होंने मतलब इसको लेके कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने लिखी है, कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते, बट कहा जाता है कि इन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था प्रश्नोत्तर मल्लिका। क्या नाम था? प्रश्नोत्तर मल्लिका। इन्होंने प्रश्नोत्तर मल्लिका नाम की भी एक किताब लिखी। ही ऑल्सो सपोर्टेड महावीराचार्य एंड सक्तायड। इन्होंने और भी कई लेखकों को, रचनाकारों को, इतिहासकारों को भी इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे महावीराचार्य हो गए, सक्तायण हो गए। तो महावीराचार्य ने जो बुक लिखी उसका नाम है गणित सार संग्रह। कौन सी है? गणित सार संग्रह। इनकी एक पुस्तक का नाम है गणित सार संग्रह। और जो ये शाक्तायण हैं, इनकी पुस्तक का नाम है अमोघ वृत्ति। क्या नाम है? अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? तो वो है शाक्तायण, जिनको सपोर्ट मिला हुआ था अमोघ वर्ष फर्स्ट का। और महावीराचार्य को भी अमोघ वर्ष फर्स्ट का सपोर्ट था, जिन्होंने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी थी। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे सिटी मानखेट नगर की। तो इन्होंने एक शहर भी बसाया। अमोघ वर्ष फर्स्ट ने, अमोघ वर्ष प्रथम की जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम था मानखेट नगर। क्या नाम था? मानखेट नगर। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लिख लेना है कि मानखेट नगर की स्थापना किसने की थी, किसने बिल्ड किया था, किसने बसाया था? तो अमोघ वर्ष फर्स्ट ने बसाया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अमोघ वर्ष फर्स्ट की जो डॉटर थी, जिनका नाम था चंद्रबाला, अमोघ वर्ष फर्स्ट की डॉटर थी चंद्रबाला, जिन्होंने रायचूर जो दोआब है, जो दोआब एरिया है रायचूर का, वहां पर भी कुछ समय के लिए शासन किया था। क्लियर है? तो रायचूर में इन्होंने शासन किया। इसके बाद हम बात करेंगे एक अरब ट्रेवलर की, जो कि जिनका नाम था अल मसूदी। जिनका नाम क्या था? अल मसूदी। तो ये भी आए हैं भारत किसके समय में? इंद्र थर्ड के समय में। इंद्र तृतीय जो हैं वो एक राष्ट्रकूट शासक हैं, और उनके समय में अरब यात्री अल मसूदी भारत आता है, और वो इंद्र थर्ड को, इंद्र तृतीय को क्या कहता है? भारत का महानतम शासक। इंद्र तृतीय को अल मसूदी ने कहा है भारत का महानतम शासक। अल मसूदी सेड दैट द इंद्रा थर्ड इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ भारत। क्लियर है? एंड अल मसूदी कॉल्ड इंद्रा थर्ड बलहारा या बल्लभ राज। तो इंद्र तृतीय को अल मसूदी क्या कहकर पुकारा करता था? तो वो उनको बलहारा या बल्लभ राज कहकर बुलाता था। क्या कहकर बुलाता था? बलहारा या बल्लभ राज। तो ये आपका राष्ट्रकूट डायनेस्टी भी हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें कुछ फैक्ट हैं, 2-4 मिनट का और है, वो फैक्ट आपके गुफाओं से और भी कई सारे चीज़ों से हैं, तो आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को भी नोट डाउन करेंगे। फिलहाल इसको नोट डाउन करिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं, छोटे से हैं, 2-4 मिनट का है, इसको समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि जो बेसर शैली है वो चालुक्य वंश के समय में या चालुक्य के समय में वो ओरिजिनेट होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन उसको चरमोत्कर्ष पे यानी कि उसके जेनिथ पे लेके जाते हैं राष्ट्रकूट। बेसर शैली जो है, जो बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल है, दैट ओरिजिनेट इन चालुक्य पीरियड बट वेंट टू इट्स जेनिथ इन राष्ट्रकूटा पीरियड। इन राष्ट्रकूट पीरियड, राष्ट्रकूट वंश में वो अपने चरमोत्कर्ष पे जाती है, और चालुक्य वंश के समय में उसका ओरिजिन होता है, उसकी उत्पत्ति होती है। और जो बेसर शैली के मंदिर जो बनाए गए राष्ट्रकूटों के समय में, उनके अगर हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें, सबसे अच्छे उदाहरणों की बात करें, तो वो है आपके एलोरा का जो मंदिर है, जो कि प्रेजेंट टाइम में औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो एलोरा है, इसको यहाँ पे जो मंदिर हैं वो बेसर शैली के सबसे बेस्ट मंदिर कहे जाते हैं। और इसी को हम अजंता या अजिंठा नाम से भी जानते हैं, अजंता या एजिंटा नाम से भी
जानते हैं, और वेरूल को हम आज के समय में एलोरा के नाम से जानते हैं। वो जगह का नाम क्या है? वेरूल। क्या नाम है? वेरूल। वेरूल जो है वही आपका एलोरा है। वेरूल क्या है? एलोरा है। खैर, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में टोटल केव्स की अगर हम बात करें तो 34 केव्स हैं। कितनी केव्स हैं? कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 तक जो है वो बौद्धों की हैं, बुद्धिस्ट की हैं। ठीक है, जो 1 से लेके 12 तक गुफा है वो किनसे जुड़ी हुई हैं? बुद्धों से जुड़ी हुई हैं, बौद्ध लोगों से। 13 to 29 हिंदू से रिलेटेड है। 13 से 29 तक जो है वो हिंदू से रिलेटेड हैं, और 30 से 34 जो आपकी जैन लोगों से रिलेटेड है। 30 से 34 तक आपकी जैन धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। और ये गुफाएं ऐसा नहीं कि एक बार में 34 गुफाएं बनाई गई, धीरे धीरे समय के साथ साथ बनाई गई। मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है जहां पे इनका सबका डेवलपमेंट होता है। और इन 34 केव्स में सबसे इंपॉर्टेंट है केव नंबर 16। ठीक है, गुफा नंबर जो 16 है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर ही आपका वर्ल्ड फेमस कैलाश टेम्पल है, जो कि बेसर शैली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कहा जाता है। बेसर शैली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहा जाता है कैलाश मंदिर एलोरा का, जो कि एलोरा की गुफा नंबर 16 में है। ठीक है, आप देखेंगे 13 29 क्या है? हिंदू है, और 16 आपका क्या? हिंदू वाली बात हो गई ना, शिव जी वाली। तो इसी के साथ आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री का जो एक लाइन टू लाइन हमारी स्टडी होती है वो कंप्लीट हुई। बीच में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इस फ्लो में नहीं आए हैं, मैं इस लेक्चर में इससे पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूं, क्योंकि जैसे मैंने अनाउंस किया कि ये लास्ट लेक्चर है, तो आप लोग बहुत लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं कि यार ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक नहीं हुआ। तो 2-4 टॉपिक हैं इधर उधर अभी बचे हुए, उनको हम आपको अलग से बता देंगे। एक फ्लो के साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो जाता है, जो एक हम लोग हायरार्की के साथ में पढ़ रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे टेम्पल्स वगैरह की बातें हो गई, या इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमने मूर्तियाँ वगैरह थोड़ी बहुत बताई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कल्चरल पार्ट है, जो हमने आपको यहाँ नहीं बताया है। और अभी इसमें आपको चोलों का प्रशासन बताना है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमने आपको 2-3 डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो नहीं बताए हैं। तो एक्चुअल में क्या था कि जब मेरा प्लान ये था कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन बताऊँ तो पूरा लाइन से बताऊँ। ठीक है, जब मैं कल्चर की बात करूं, आर्ट एंड कल्चर जिसको हम कहते हैं, हालांकि उस नाम का कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बस एक ही कन्वेंशन हो गया कि आर्ट एंड कल्चर लोग अलग से पढ़ते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो मैं जब पढ़ाऊं तो आपको एक लाइन से पढ़ाऊं जिससे आप रिलेट कर सके। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट मौर्य पीरियड, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्ता पीरियड, तो जब उनको एक सिंक में पढ़ा रहा हूं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस था उनमें। ठीक है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब एक कड़ी से आप दूसरी कड़ी जोड़ पाएंगे। तो इसलिए जुड़े रहिएगा। अभी आपको नेक्स्ट टाइम से आपको मॉडर्न और मेडिवल के लेक्चर भी शुरू हो जाएंगे। फिलहाल अभी एंशिएंट में जो भी आगे सीरीज आएगी वो हम आपको टाइम पे इन्फॉर्म कर देंगे, और हफ्ते में 1-2 दिन में हम आपको इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा डालेंगे और अपलोड करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम जो है यूपी स्पेशल जो हमारे 2-3 लेक्चर हो चुके हैं उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी क्या है, हम लोग स्पीड बढ़ाने वाले हैं, तो चलिए स्पीड बढ़ाते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।